नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आपका स्वागत है जहां क्योंकि हम यहां पर खबर के पीछे की खबर बताते हैं। न्यूज डिकोड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, क्योंकि कल से लेकर आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बदलाव की तस्वीर ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ सरकार में शामिल हो गए बल्कि डिप्टी सीएम भी बन गए, और इसके बाद शरद पवार के एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी को डिकोड करेंगे। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अजित पवार के साथ छगन भुजबल जैसे पुराने नेता समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। कहा कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं। अजित पवार का दावा है कि उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि एनसीपी के तौर पर ही एक कदम उठाया है। इसके बाद शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शरद पवार को चिट्ठी भी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद अजित पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी। अजित पवार ने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। इधर आज महाराष्ट्र के सतारा में शरद पवार ने कहा कि ये अजित पवार का निजी फैसला है और अब उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। शरद पवार ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी नेता एफिडेविट के साथ आएंगे, जिसके बाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। तो अजित पवार जो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वो अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। कुछ दिन पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष बने प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के तमाम बड़े चेहरे जैसे छगन भुजबल ने शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार का दामन क्यों थाम लिया? चलिए इसको डिकोड करते हैं। अब शरद पवार के हाथों से पार्टी और एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी चला जाएगा क्या? चलिए पहले विधानसभा में नंबर गेम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजित पवार का दावा है कि उनके साथ 53 में से 40 विधायक हैं। आपको यह भी बता दें कि जब उद्धव सरकार में से शिवसेना के 56 विधायक में से 44 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, तब चुनाव आयोग ने संख्या बल को देखते हुए ही शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था, और यहां भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यानी 53 विधायक एनसीपी के पास हैं और अजित पवार का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, यानी पार्टी का सिंबल भी उन्हीं के साथ जा सकता है। तो इस पर कौन सा कानून लागू हो सकता है? क्या दल बदल कानून लागू होगा? तो चलिए कानून पर भी डिस्कस करते हैं। इस कानून के 2 शर्तें हैं। पहला, जिस दल का नेता छोड़कर जा रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, और दूसरा नियम यह है कि 2/3 विधायक सहमत हों, और ये दोनों ही परिस्थितियां अजित पवार के पक्ष में जा रही हैं। अजित पवार का दावा है कि उन्हें राज्य में विधानसभा के एनसीपी में से 53 विधायक हैं और उनमें से 40 से अधिक का समर्थन उन्हें प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान से बचने के लिए अजित के पास न्यूनतम 36 से अधिक विधायक होने चाहिए थे, और उनके पास उनका दावा है कि 40 से भी अधिक विधायक हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? शिंदे गुट की धमक कम हो सकती है क्या इस फैसले से? अब की स्थिति यह है कि शिंदे गुट की उपयोगिता अब खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार बनाए रखने के लिए बीजेपी को शिंदे गुट की हर मांग मानने का दबाव नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एनसीपी के विधायक उनके साथ थे नहीं, और शिंदे गुट के जो 44 विधायक उनके साथ आए थे उन्हीं के साथ सरकार बनाई गई थी। और अब शिंदे गुट की जो निर्भरता थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अजित पवार का दावा है कि 40 से अधिक विधायक उनके समर्थन में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद बीजेपी नेताओं का दावा है कि यही हाल अब बिहार में जेडीयू का होने वाला है। इसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चर्चाओं में है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने बड़ा दावा किया। कहा कि बिहार में 1-2 दिन में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कुछ होने वाला है। इधर बिहार में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह
विपक्षी एकता की बैठक के नतीजे हैं। जल्द ही जेडीयू में भी भगदड़ मचने वाली है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया, और जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार किया है और तेजस्वी यादव को बिहार में अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह की स्थिति है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं, जबकि जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया कि जदयू में बड़ी फूट पड़ने वाली है। तो महाराष्ट्र झांकी है, बिहार बाकी है, क्या यह भी कहा जा रहा है? महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद यही परिस्थितियां बिहार में भी बनने के आसार हैं, लेकिन क्यों? चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहां जहां क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वहां बीजेपी ने उन्हें नहीं छोड़ा, चाहे कर्नाटक हो या फिर महाराष्ट्र या फिर अब बिहार। साल 2018 की बात करते हैं। कर्नाटक चुनाव तो याद ही है आपको, जब किसी भी पार्टी को वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी। लेकिन जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिरा दी थी। यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, तब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर महाअघाड़ी सरकार बनाई। लेकिन वहां भी बीजेपी ने शिवसेना के दल में सेंध लगाई और 56 में से 44 विधायक अपने साथ ले गई, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी फिलहाल यहां पर सरकार पर है। और अब यही हाल बिहार में भी, यानी बिहार में जो जेडीयू है उसे भी यही डर सता रहा है, कहीं बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाली जेडीयू के विधायक भी न टूट जाए। नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है। यानी वही बात कि जहां जहां क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वहां बीजेपी ने उन्हें नहीं छोड़ा। दूसरी बात पर गौर करते हैं, क्योंकि गैर बीजेपी दलों में फूट डालकर बीजेपी 2024 का रास्ता आसान कर रही है। जिन दलों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है और वो दल बीजेपी के साथ नहीं है, तो वहां पर मिशन 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर शिवसेना उनके खिलाफ है, एनसीपी अब तक उनके खिलाफ थी। बिहार की बात करें तो जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया था, आरजेडी ऑलरेडी उनके खिलाफ है। तो इन राज्यों में अगर क्षेत्रीय दलों का मुकाबला नहीं करती बीजेपी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। इसके अलावा बिहार की 40 लोकसभा सीट 2024 के लिहाज से खासी अहम है। पिछला चुनाव बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था। बिहार में जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी के लिए बड़ा खतरा भी है। जाहिर है जेडीयू को कमजोर कर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी ने संगठन में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। साथ ही सत्ता में भागीदारी कर कुछ दलों को एडजस्ट करने का भी मूड बनाया है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस रणनीति को डिकोड करेंगे। 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन स्तर पर बीजेपी बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। इधर कैबिनेट में भी फेरबदल की अटकलें लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के कुछ विधायकों के एनडीए में आने के बाद उनके कोटे से प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा बिहार से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी कैबिनेट में लाने की चर्चा है। बिहार से ही नीतीश का विरोध कर जेडीयू छोड़ने वाले आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी संगठन में भी बदलाव कर सकती है और कैबिनेट में भी कुछ दलों के नेताओं को जोड़कर एकोमोडेट करने की कोशिश में लगी है। लेकिन क्यों? डिकोड करते हैं। एनडीए में शामिल हुए पार्टियों को एकोमोडेट करने की रणनीति बनाई गई है। मसलन महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ आने के बाद प्रफुल्ल पटेल हो या फिर चिराग पासवान या फिर आरसीपी सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन्हें कैबिनेट में शामिल कर इन दोनों राज्यों में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने पर विचार कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है और बिहार में 40 लोकसभा सीट। ये बीजेपी के लिए खासी अहम है, क्योंकि सत्ता तक अगर पहुंचना है तो इन 88 सीटों पर बीजेपी को मजबूत होना ही पड़ेगा। और इसी के लिए बीजेपी इन दोनों राज्यों में जो भी दल उनके साथ आए हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश में लगी हुई है और सत्ता में भागीदारी देकर एक अहम कदम आगे बढ़ा रही है। स्थानीय समीकरण के आधार पर पार्टी में बदलाव करने पर भी बीजेपी विचार कर रही है।
जैसे अश्विनी शर्मा की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए सुनील जाखड़ को पंजाब में कमान देने पर विचार किया जा रहा है और सुनील जाखड़ का जो अनुभव है, जो संगठन में उनकी पकड़ है, उनकी जो शक्ति है, उसका फायदा पंजाब में बीजेपी उठाना चाहती है। तो दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के बदलाव कर पार्टी में नई जान फूंकना चाहती है बीजेपी। अगर तीसरी बात करें तो बीजेपी 2024 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल नहीं बनने देना चाहती। जाहिर है, कैबिनेट रिसफल करना हो या फिर संगठन में नए बदलाव करना, वो चुनाव में पूरे जोश के साथ उतरना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी एक सीक्रेट प्लान पर भी मेहनत कर रही है। तीनों हिस्सों में, यानी देश को 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्यों को डालकर बीजेपी एक नए तरह के फॉर्मूले का इजाद कर रही है। देश को 3 राज्यों में, 3 क्षेत्रों में बांट रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, जहां पर नॉर्थ क्षेत्र जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है, साउथ जहां पर वो कमजोर है, और ईस्ट में लगातार वो गठबंधन की राजनीति करती आई है। तो इसी सिलसिले में बीजेपी आगे बढ़ रही है, संगठन की तैयारी में जुटी है और सत्ता में भागीदारी देकर वो एक नए तरह की रणनीति पर काम कर रही है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि एमपी की सियासत में बजरंग बली के बाद देवों के देव महादेव की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस गिरिदोष की शांति के लिए 2 महीने तक अखंड रुद्री पाठ की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का ये एजेंडा हजम नहीं हो रहा। माननीय कमलनाथ जी के संरक्षकत्व में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे प्रकोष्ठ से जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वे सब अपनी तैयारी किए हुए हैं। वे प्रति सोमवार रुद्री पाठ के साथ में रुद्राभिषेक बड़े भव्यात्मक रूप से करेंगे। कांग्रेस का धर्म उत्सव प्रकोष्ठ 4 जुलाई से 31 अगस्त तक नर्मदा तट पर अखंड रुद्री पाठ करने जा रहा है। न सिर्फ नर्मदा तट पर, बल्कि धर्म उत्सव प्रकोष्ठ के पदाधिकारी प्रदेश के हर जिले में रुद्री पाठ करते नजर आएंगे। सावन का पवित्र महीना पूरे मध्य प्रदेश से हमारा प्रकोष्ठ ये धार्मिक भावनाओं को बलवती करेगा। शिवराज से शिव भगवान का साया उठ गया, अब कांग्रेस को भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी इसे चुनाव के लिए कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। कांग्रेस चुनावी हिंदू है, पाखंडी है। ये कांग्रेस केवल और केवल प्रपंच रचती है, पाखंड रचती है। उनके इन प्रपंचों को जनता भली भांति जान चुकी है। वो किस प्रकार के प्रपंच रच लें, बचने वाले नहीं है। भगवान शंकर भी इनको बख्शने वाले नहीं है। दरअसल एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिंदुओं का हमदर्द बनने की रेस चल रही है। खैर, चुनाव में 4 महीने बचे हैं, दौड़ में तेजी भी आएगी और शक्ति के लिए भक्ति भी होगी। तो सावन में महादेव की पूजा कर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्ट्रेटेजी पर कायम है। दरअसल कांग्रेस लगातार अपने आप को हिंदुओं के करीब बताने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस इस बार रुद्री पाठ का आयोजन करने जा रही है। चलिए आपको पहले एक रुद्री पाठ होता क्या है इसको डिकोड करते हैं, इसको बताते हैं। एक बार रुद्री पाठ करने पर बाल ग्रहों की शांति होती है, ऐसा माना जाता है। 3 बार पाठ करने से उपद्रव की शांति होती है। 5 बार पाठ करने से सभी ग्रहों की शांति होती है और 7 बार पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। यानी कांग्रेस अपने हर ग्रह मजबूत करना चाहती है और दावा यह भी कर रही है कि महाकाल लोक में घोटाला कर बीजेपी सरकार ने महादेव को नाराज किया है और इसका खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। अगर दूसरी बात करें तो बहुसंख्यक आबादी को साधने की कोशिश भी की जा रही है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी आए हैं तो वो महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। माथे पर चंदन, हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहनकर राहुल गांधी ने अपना हिंदू चेहरा लोगों को दिखाया है और ऐसे ही रूप में कमलनाथ और तमाम कांग्रेस के नेता भी दिखे हैं। जाहिर है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का आरोप सहने वाली कांग्रेस हर छोटे से बड़े मौके पर अब इस आरोप से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। लेकिन उनके दौरे से पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में लगातार जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, फिर इस पूरे मसले को डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने तीखा हमला बोला और कहा कि जब बजरंग बली बीजेपी के साथ नहीं है तो जनता क्या होगी।
भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहाँ से रहेंगे। इसलिए आने वाला समय में दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा। कांग्रेस नेताओं के तंज से बीजेपी खेमे में जबरदस्त नाराजगी है। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का दौरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक और चुनावी मैदान में मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, तो दूसरी ओर जुबानी जंग सियासी तपिश बढ़ा रही है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसको डिकोड करते हैं। दरअसल 2024 के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद खास है। एमपी की 29 लोकसभा सीट है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, यानी दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 40 सीटें हैं। और फिलहाल जो इन 40 सीटों में से 37 सीट बीजेपी के पास है, यानी लगभग 95% से ज्यादा सीट बीजेपी के पास एमपीसीजी की लोकसभा सीटें हैं। और बीजेपी इस बढ़त को हर वक्त कायम बढ़त बनाना ही चाहती है, कायम रखना चाहती है। इसलिए लगातार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या फिर खुद जेपी नड्डा बार बार डबल इंजन की सरकार का स्लोगन भी लोगों के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के बयान भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब एमपी छत्तीसगढ़ के विधानसभा जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर लड़ सकते हैं, और इस पर चुनाव लड़ने का मूड भी बीजेपी बना चुकी है। इसके अलावा 2023 में 5 राज्यों के चुनाव से 2024 का मूड भी सेट होना है। जाहिर है बीजेपी 2018 वाले नतीजे नहीं दोहराना चाहिए। आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो कांग्रेस ने बीजेपी को तीनों ही राज्यों में सत्ता से बेदखल कर दिया था, अपनी सरकार बनाई थी। और 2019 से पहले इसी स्ट्रेटेजी को, इसी जीत को कांग्रेस का कमबैक भी माना गया था। इसके अलावा कांग्रेस ये भी जानती है कि मोदी शाह के दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है, इसीलिए वो इन दौरों से पहले ही सवाल उठा रही है और बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। तो इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में माहौल बनाने में जुटी हुई है। लेकिन अब इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आरएसएस कार्यकर्ता देश भर में लोगों को अब यूसीसी के बारे में जागरूक करने जा रहे हैं। यूसीसी से पहले बीजेपी देश में माहौल बनाने में जुटी है, लिहाजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुओं को और मुसलमानों को यूसीसी के बारे में जागरूक करने का मोर्चा संभाल लिया है। प्लान के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश भर में घर घर जाकर हिंदुओं को यूसीसी के लिए जागरूक करेंगे। तो वहीं संघ के दूसरे संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता मुस्लिम बस्तियों में जाकर ये बताएंगे कि आखिर एक देश में एक कानून मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं, फायदा पहुँचाएगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का हो, अगर वो इस देश का नागरिक है तो एक कानून के तहत उसके लिए प्रक्रिया होती है। बीजेपी जहां इसे लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस इस प्लान को बीजेपी की जल्दबाजी करार दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में किसी तरह के कानून लाए, बाद में होता क्या है, जिस तरह से इन्होंने 3 काले कानून लाए थे किसानों के खिलाफ, असर क्या हुआ, वापस लेना पड़े। बीजेपी जहां यूसीसी को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो कांग्रेस इसे जल्दबाजी करार दे रही है। अब बीजेपी का ये प्रयोग कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री मोदी पर जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अब इस मामले में वो आरोपी हैं, लेकिन कोर्ट ने एक अर्जी भी दायर की थी उन्होंने, लेकिन अब अपने शब्दों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया, खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राजा पटेरिया की अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी में राजा ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश करने की बात कहते हुए खुद को बरी करने की गुहार लगाई थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राजा पटेरिया के खिलाफ अब कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। राजा पटेरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
आरोपी राजा पटेरिया से संबंधित मामला विचाराधीन है, जिसमें पूर्व दिनांक पर आरोपी की ओर से धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर उनको अपराध से उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया था। आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है और अगली तारीख 5 तारीख नियत की गई है अभियुक्त की उपस्थिति के लिए। उनके उपस्थित होने पर आरोप विरचित कर प्रकरण की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 13 दिसंबर को पुलिस ने राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबर हम इस पर बताते भी हैं और डिकोड भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है खबरों के पीछे की खबर लेना जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।